अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डाइवर्जेंस क्राइटेरियन, या हमने इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरियन भी कहा था, क्योंकि अगर डाइवर्जेंस क्राइटेरियन की आप कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लें तो वो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स बन जाता था। अब ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या था कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन विच कन्वर्जिंग टू सी, वेयर यू नो सी वाज द क्लस्टर पॉइंट, इट्स सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज कन्वर्जिंग टू एल। इसका मतलब हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये, जब डाइवर्जेंस की बात करनी है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ये कहता था कि जब भी कोई सीक्वेंस लेते हैं जो सी को कन्वर्ज करता है, उसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एल को कन्वर्ज करें। इसका तो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन में या तो ये था कि एक्स एन तो सी को कन्वर्ज कर रहा है। आप एक मुझे सीक्वेंस दिखाइए, एक सीक्वेंस ऐसा ढूंढिए, सीक्वेंस तो सी को कन्वर्ज कर रहा है, बट एफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जिंग टू एल। यानी कि कोई एक सीक्वेंस ऐसा मौजूद है जो सी को कन्वर्ज करता है, लेकिन उसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एल को कन्वर्ज नहीं करती। तो ये हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन के अगेंस्ट बात होगी। लिहाजा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ये कहता था कि वेन एवर यू हैव अ सीक्वेंस विच कन्वर्जिंग टू सी, इट्स सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज शुड कन्वर्ज टू एल। तो ये चूंकि उस फॉर एवरी के अगेंस्ट एक काउंटर एग्जांपल आ गई, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या तो ये बात है, तो या फिर ये बात हो कि एक एक्स एन कन्वर्जिंग टू सी है और इसके कारस्पॉन्ड एफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एल है, और एक और सीक्वेंस लें वाई एन भी कन्वर्जिंग टू सी है, लेकिन एफ ऑफ वाई एन जो है वो कन्वर्जेस टू एल स्टार है। देखिए, अगर कोई एक्शन सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करता है तो उसकी सीक्वेंस वैल्यूज एल को कन्वर्ज करती है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी, तो फिर अगर कोई वायन सीक्वेंस भी लें जो सी को कन्वर्ज करता है, तो उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज भी एल को ही कन्वर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन वो एल डैश को कन्वर्ज, एल स्टार को कन्वर्ज कर गई। अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं जो सी को कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही हैं, तो तब भी आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन था कि व्हेनेवर you have a sequence xn or yn or zn or tn, whatever you are taking, we are not concerned. अगर ये सीक्वेंस आपका सी को कन्वर्ज करता है तो उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो एल को कन्वर्ज करनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करता है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज यहाँ एल को कन्वर्ज कर रही है। बट यू हैव अनदर सीक्वेंस, वो भी सी को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एल स्टार को कन्वर्ज कर रही है। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से तो फिर इसको भी एल को कन्वर्ज करना चाहिए था, लेकिन ये कोई और नंबर है, ये दोनों डिफरेंट नंबर है। वेयर एल इज नॉट इक्वल टू एल स्टार, ऑफ कोर्स वेयर एल इज नॉट इक्वल टू एल स्टार। तो यहाँ से फिर हम सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से या डाइवर्जेंस क्राइटेरियन, जो कि उसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, हम यही कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट्स हैव टू मोर एग्जांपल्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डाइवर्जेंस क्राइटेरियन की, अब दो और एग्जांपल हम देखते हैं और इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डाइवर्जेंस क्राइटेरियन जो है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। यू नीड टू फाइंड अ सीक्वेंस which converging to C, but show that its sequence of values either has no limit or does not converging to L। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो अब ये जनाब मेरे पास एक आ गया सिग्नम फंक्शन। इसको हम सिग्नम फंक्शन जो बड़ा वेल नोन है, आप अक्सर बुक से देख लेंगे, बार्टल की किताब में मौजूद है कि 1 होता है जब x पॉजिटिव है, और 0 होता है व्हेन x 0 है, और -1 व्हेन x इज लेसर देन 0। आप इस फंक्शन को, सिग्नम फंक्शन को आप मॉडुलस के साथ लिख सकते हैं। सो नोट दैट सिग्नम ऑफ, चलो ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिख रहे थे, सिग्नम ऑफ x जो उसको आप लिख सकते हैं x ओवर x मॉडुलस
व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। आप सिग्नम को इस तरह से, अगर नॉट इक्वल 0 है मतलब जब ग्रेटर देन 0 1 है, यू नो x मॉड जो है अगर ग्रेटर देन 0 हो तो x मॉड x होता है, यू नो x मॉड क्या होता है, वो होता है x when x greater than 0 and 0 when x is equal to 0 and my when x less than 0। तो हम नॉट इक्वल 0 के लिए बात करनी है जब आप x ग्रेटर देन 0 है, when x greater than 0, तो जब x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x और x कट जाएगा, राइट, और आंसर 1 आ जाएगा। यू सी ये सिग्नम जो है आपको आंसर 1 देगा व्हेन x पॉजिटिव, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो x मॉडुलस की वैल्यू जो है वो x है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा और यही बात आ जाएगी 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। ओके, और फिर x मॉडुलस माइनस x होता है व्हेन x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस x, सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस x और x से कैंसिल होकर -1। यू सी हियर -1 व्हेन x लेस देन 0। तो लिहाजा सिग्नम फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन से लिख सकते हैं। कन्वर्सली आप लिख सकते हैं कि x मॉडुलस को इधर आप ले आए, ठीक है, x मॉडुलस सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू x, लाइक दिस यू कैन राइट। ओके, तो यूं लिख दिया जी। अब आप क्या करें, अब एक सीक्वेंस लें, क्योंकि हमने बात 0 पे करनी है, 0 यहाँ पे आपका जो c है, तो आप एक सीक्वेंस लें जो 0 को कन्वर्ज करती है। यू टेक अ सीक्वेंस विच कन्वर्जिंग टू 0, ठीक है, मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, लेट xn इज इक्वल टू -1 पावर n ओवर n। यू सी ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज करती है व्हेन n बिलोंग टू n, क्योंकि अगर वेरी वेरी लार्ज नंबर पे चले जाएंगे, अगर वेरी वेरी लार्ज नंबर पे चले जाए तो ये आपको सीक्वेंस देगा -1 ओवर n, n इज ऑड, और 1 ओवर n, n इज इवन। इस सीक्वेंस के ऊपर गौर कीजिए, अगर n वेरी वेरी लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर है, जितना मर्जी बड़ा हो, चूंकि ये नेचुरल नंबर है, या ये इवन होगा या ऑड होगा। अगर वो वेरी वेरी लार्ज नंबर, नेचुरल नंबर आपका ऑड है तो -1 पावर ऑड इज -1 और नीचे कैपिटल n हो जाएगा व्हेन n इज ऑड, राइट। सिमिलरली अगर आपका n जो है वो इवन है, जो आपका वेरी वेरी लार्ज है, ठीक है, यू चूज अ वेरी लार्ज नंबर देन n स्टार, फिर उसके बाद जो है कैपिटल N या वट एवर यू आर टेकिंग, ठीक है, तो वहाँ पे जो जब इवन होगा तो -1 पावर इवन नंबर -1 जो है +1 हो जाएगा और नीचे कैपिटल N, तो ये यही इसका रहेगा। लेकिन चूंकि n वेरी वेरी लार्ज है तो ऑफ कोर्स दिस टेंड्स टू 0, ये तकरीबन 0 और ये भी टेंड्स टू 0। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सीक्वेंस जो आपने ली है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आप यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं, 0 को आप L खुद से ले लें और हम प्रूव कर देते हैं कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है। देखिए, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज या a natural number कैपिटल N, चलो कैपिटल N हमने नेचुरल नंबर रखा हुआ, तो आप नेचुरल नंबर n स्टार ले लें, सच दैट n 1 ओवर n स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन ले लेते हैं कि जो आपका n स्टार है, यू नो n स्टार इज वेरी वेरी लार्ज और 1 ओवर n स्टार इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये आपने इस तरह से चूज किया है कि 1 ओवर n स्टार लेस देन एप्सिलॉन है। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, n स्टार को उधर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्टार इनटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज अ नेचुरल नंबर n स्टार such that 1 over n star less than epsilon, and if n greater than n star, अब हमने देखना है कि वो जो आपने वेरी वेरी लार्ज नेचुरल नंबर लिया है, जो वेरी वेरी लार्ज नेचुरल नंबर लिया है, उसके बाद जो है हमारा सीक्वेंस जो वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, यानी कि उसके बाद जो हमारी सीक्वेंस जो है वो 0 की तरफ कन्वर्ज करना शुरू कर देती है, 0 हमारी लिमिट बन जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्राफ
यानी कि सीक्वेंस आप इसके बाद सीक्वेंस जो है इसी लाइन पे आ जाएगी। आफ्टर दिस नेचुरल नंबर n स्टार के बाद हमारी सीक्वेंस जो है तकरीबन 0 लाइन पे आ जाएगी, 0 को कन्वर्ज करना शुरू हो जाएगी। यू नो व्हाट इज 0? 0 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखें, now if n greater than n star, then you see xn minus 0. What is your xn? Here this is minus 1 power n, this is minus 1 power n over n minus 0, और अगर इसको आप देखें तो ये क्या बना, 1 over n minus 0। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। So our xn minus 0 is 1 over n mod which was 1 over n, और 1 over n जो है अगर आपका n जो है वो ग्रेटर देन n स्टार है, इस पे देखिए अगर n ग्रेटर देन n स्टार है तो 1 over n लेस देन 1 over n स्टार होगा। दिस इज लेस देन 1 over n स्टार whenever n greater than n star। अगर n greater than n star है तो 1 over n less than 1, and what 1 over n star you have chosen 1 over n star less than epsilon। ठीक है, आपने n star for a given epsilon positive you have chosen an natural number very large n star such that 1 over n star is less than epsilon। ठीक है, epsilon क्योंकि n star आपका बहुत large है और 1 over n star is very small, and you have chosen such a epsilon with an actual number so that this condition is satisfied। So this is less than epsilon कब बोला, when n greater than n star, or so xn minus 0 mod is less than epsilon whenever n greater than n star। So what does it mean that ये जो सीक्वेंस आपने लिया है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, that is limit n tends to infinity xn is equal to 0। So you see कि हमने जो -1 पावर n ओवर n की सीक्वेंस ली है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन हम साबित करेंगे कि अगर सिग्नम को हम fx लें तो fxn जो है इसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो 0 को कन्वर्ज नहीं करती, राइट। सो वी कैन इवैल्यूएट दिस। अच्छा, बट सिग्नम साथ ही लिमिट, हमें इस सीक्वेंस की बात करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्नम ऑफ xn, और सिग्नम ऑफ x व्हाट वाज xn, और सिग्नम क्या था उसके अंदर xn सिग्नम आपने बनाया था, ये मैं बता दूं, आपने कहा था सिग्नम ऑफ x जो है उसको लिख सकते हैं x ओवर x मॉड when x is not equal to 0। of course जब आप c को क्लस्टर पॉइंट लेते हैं तो जब आप लिमिट की बात करते हैं, चूंकि आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ x, ये कैल, सो x इज नॉट इक्वल टू 0, इसके ऊपर हम बात करें। सो दिस डेफिनेशन इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 0 पे, तो ये नॉट इक्वल 0 के लिए ये सेंस है, और ऑफ कोर्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये सिग्नम की एक्चुअल डेफिनेशन बन जाएगी। बट वी आर कंसर्न विद दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई हम इसी को एज ए फंक्शन लेंगे, fx ले सकते हैं, ठीक है, fx इज इक्वल टू दिस व्हिच इज दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके अब सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज की बात करेंगे। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया एंड इसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज की डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो डाइवर्जेंट है, राइट, विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको गौर करें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हियर दिस इज xn ओवर xn मॉड, और अगर xn की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, xn आपका क्या था जी,
एक्स एन आपका था -1 पावर n ओवर n, n बिलोंग टू कैपिटल N, ये वाला सीक्वेंस हमने ली थी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1 पावर n ओवर n डिवाइड बाय -1 पावर n ओवर n मॉड, राइट। तो ये मॉडुलस में -1 जो है पावर n गायब हो जाएगा, ये सिंपली 1 ओवर n रहेगा, और नेचुरल नंबर है तो वो नीचे नेचुरल नंबर है, तो 1/2 का मॉड 1/2 ही रहेगा, इसलिए 1 ओवर n का मॉड 1 ओवर n ही रहेगा। तो ये n जो है n से कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1 पावर n over n, and this is 1 over n. These are cancelled, so limit n tends to infinity -1 पावर n, अगर इसको आप देखें तो ये बनेगा -1 if n is odd and 1 if n is even। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आपने निकाली है वो उसकी दो लिमिट्स आ रही हैं। तो अगर दो लिमिट्स आ रही हैं तो इसका मतलब एक्चुअल सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है, या चले ऐसे नहीं कहते, हम यूँ कह लेते हैं कि हमने कहा था कि जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है वो यूनिक होती है। लिमिट व्हेनेवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक, लेकिन यहाँ हमारे पास दो लिमिट्स आ रही हैं। जब दो लिमिट्स आ रहे हैं तो आप कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है सिग्नम एक्स एन, ठीक है, सिग्नम एक्स एन, ये जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। और हमने यही कहा था कि अगर एक्स एन जो है वो कन्वर्जिंग टू सी हो तो एफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एल होगा, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स एन जो है वो उसकी लिमिट ही नहीं आ रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं this shows that limit n tends to infinity signum of xn does not exist, does not, इसकी आपने जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से या डाइवर्जेंस क्राइटेरियन से आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हेंस बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन फॉर limit x tends to 0 signum of x does not exist। ले जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप एक और अंदाज से भी व्यू कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने क्या किया, सिग्नम की लिमिट, आप ये लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ये वाली लिमिट x टेंस टू 0 सिग्नम ऑफ एस डी एन, सिग्नम ऑफ x। तो आपने क्या किया, आपने एक सीक्वेंस लिया जो कि 0 को कन्वर्ज करता है, हमने उसको प्रूव भी कर दिया कि देखिए 0 को कन्वर्ज करता है, और बाद में जब उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज की बात की तो उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लिमिट हो तो फिर हम एक और सीक्वेंस ले सकते हैं, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी को कन्वर्ज करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही लिमिट है। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो डाइवर्जेंट है। तो अगर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज डाइवर्जेंट है तो हम कहेंगे इनफैक्ट बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, यस दिस इज हैपनिंग। अगर आप देखें तो आपका सिग्नम ऑफ x ये था -1 when x लेस देन 0, 0 when x इज इक्वल 0, 1 when x ग्रेटर देन 0। तो आप देखें ये है हमारी लाइन ऑफ, ये बड़ा कर देता हूँ मैं, तो 0 पे वैल्यू ये x इज इक्वल 0, ये 0, ये y इज इक्वल 0 की लाइन है,
यू नो दिस इज सिग्नम जो है वो आपका कोई y ही है ना, जो कि fx है। तो fx जो है 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यू आर हियर, और y इज इक्वल टू -1 होगा व्हेन x लेस देन 0, यानी कि 0 से जब इधर होगा। अब इन पॉइंट के ऊपर ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हम ओपन सर्कल दे देते हैं। ओपन सर्कल ये बताता है कि इस पॉइंट 0 के ऊपर, चलो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो ये 0 के ऊपर पॉइंट वैल्यू यही है। तो 0 के ऊपर ये वैल्यू नहीं है, कि ओपन लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है। इसके इधर ये बोल्ड कर दें कि इसके ऊपर ग्राफ ये है, यू नो दिस इज व्हाट इज दिस इज y इज इक्वल टू -1 की लाइन है। और जब 0 से इधर आएंगे तो हमारी जो ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू 1 है। तो ये है, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, और यहाँ भी हमारा इस पे वैल्यू नहीं है। नाउ यू कैन स्टडी 0 से राइट साइड पे ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू 1 है, और 0 के लेफ्ट पे। इसका जैसे ही 0 की राइट नेबरहुड से देखेंगे आपकी वैल्यू 1 है, और 0 की लेफ्ट नेबरहुड से देखेंगे आपकी वैल्यू -1 है। यानी कि राइट लिमिट आपकी 1 है, और लेफ्ट लिमिट आपकी -1 है। ठीक है, तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा छोटा करके आपको दिखा दूं कि ये हमारा 0 था, और 0 के ऊपर अगर छोटी से छोटी नेबरहुड भी बनाएं, यानी कि ये 0 है और आप ये नेबरहुड बना रहे हैं वी डेल्टा ऑफ 0, ऑफ कोर्स ये क्या बनेगी 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, दिस इज माइनस डेल्टा एंड डेल्टा। ये छोटी सी नेबरहुड मैंने माइनस डेल्टा और डेल्टा बनाई। तो जब राइट साइड से इस नेबरहुड के राइट से आप देखेंगे तो यू आर गेटिंग हियर, यानी कि आपकी वैल्यू 1 आ रही है, और जब इसकी लेफ्ट से आप देखेंगे तो यू आर हियर आंसर -1 आ रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इस स्मॉल नेबरहुड के अंदर ग्राफ मौजूद है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है 1 ले रही है, और यहाँ पे वैल्यू जो है -1 ले रही है। वो जो आप एप्सिलॉन सेंस से रेक्टेंगल बनाएंगे तो ग्राफ दोनों साइड से अवे है, एक उधर है एक इधर है, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन चूज करते हैं रेक्टेंगल आपकी यहाँ बनेगी, तो यहाँ से भी अब बाहर निकल गया और यहाँ से भी बाहर निकल गया, और फिर वैल्यूज भी डिफरेंट है, एक की वैल्यू 1 आ रही है और एक की वैल्यू -1। सो राइट लिमिट इज 1 एंड लेफ्ट लिमिट इज -1, और राइट और लेफ्ट लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी प्रीवियस जो कैलकुलेशंस थी अबाउट लिमिट, उससे भी आपको ये नज़र आना चाहिए कि ये जो सिग्नम फंक्शन है इसकी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x does not exist in R। चलिए, ये भी बार्टल की किताबें मौजूद है, वहीं से मैं ले रहा हूँ। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 सीक्वेंसेस आपको दिखाएंगे, जो दूसरा रास्ता मैंने बताया था। एक तो मैंने ये बताया था कि आप सीक्वेंस लीजिए xn जो c को कन्वर्ज करता है, लेकिन उसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं वो l को कन्वर्ज ना करें। एक तो पहली एग्जांपल उसके फेवर में आई। अब दूसरी एग्जांपल, दूसरी वाला आइडिया जो मैंने दिया था कि आप 2 सीक्वेंसेस ले लीजिए, दोनों c को कन्वर्ज करते हैं, लेकिन एक हमारा जो है वो l को कन्वर्ज करता है और दूसरा l स्टार को कन्वर्ज करता है। दिस इज आल्सो अगेंस्ट द रूल, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन से ये भी डाइवर्जेंस होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब भी कोई एक्शन जो है वो c को कन्वर्ज करेगा, उसकी fxn जो है वो l को कन्वर्ज करनी चाहिए, और अगर yn c को कन्वर्ज करता है तो ff(yn) भी l को कन्वर्ज करनी चाहिए, और अगर zn c को कन्वर्ज करता है तो ff(zn) जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज zn के कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी l को कन्वर्ज करनी चाहिए। सो नाउ आई कैन शो यू फॉर दिस एग्जांपल कि मेरे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और जो सारे के सारे c को कन्वर्ज करते हैं। हेयर वंस अगेन हेयर c इज 0,
लेकिन उनकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो डिफरेंट वैल्यूज को कन्वर्ज करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो आप डाइवर्जेंस क्राइटेरियन से इजीली कह सकते हैं कि इन फैक्ट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और बाद में ग्राफिकली भी देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, सो टेक xn is equal to 1 over pi by 2 plus 2n pi, और yn आप ले लें 1 over 3 pi by 2 plus 2n pi। ठीक है, एक हमने xn ये सीक्वेंस ले ली। ये लुक एट हियर, यहाँ पे n आ रहा है, ठीक है, ये n है हमारा, ये हमारा n है, ये भी n है। तो यहाँ जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, क्लियरली ये सीक्वेंस एक्शन 0 को कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ भी n है, इन्फिनिटी है, तो जब आप यहाँ लिमिट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0, सो क्लियरली बोथ आर कन्वर्जिंग टू 0। ठीक है, क्लियरली xn converging to 0 and yn converging to 0 when n tends to infinity। अगर आप n tends to infinity लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n tends to infinity, you know here is infinity plus something is infinity, 1 over infinity 0, so this is converging to 0। yes, this is converging। similarly यहाँ भी n फंसा हुआ है, तो infinity plus something is infinity and you know 1 over infinity of course tends to 0, so this is whenever n tends to infinity, both the sequences converging to 0। लेकिन हम दिखाएंगे कि इनके जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, इसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू और इसकी जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, वो दोनों की दोनों डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज करती हैं। नाउ fxn, जब इसकी बात करेंगे तो ये साइन ऑफ 1 ओवर xn, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ 1 ओवर पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, इसको यूं भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2, दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा आपके लिए होगा कि मैंने कैसे लिख दिया है। चलिए इसके लिए मैं आपको रूल सिखाता हूँ। पहले इसके कुछ सर्टन रूल्स हैं जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में, मैट्रिक में या एफएससी की क्लास में, मैट्रिकुलेशन में पढ़ा होगा या एफएससी में पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूँ मैंने कैसे लिख दिया। देखिए ये दो चीज़ें हम कहते थे, एक कहते थे n पाई बाय 2 n ऑड हो, n इज ऑड, और दूसरा n पाई कहते थे n बिलोंग टू z। इसको हम कहते थे इनिशियल लाइन और सॉरी वर्टिकल लाइन, n पाई बाय 2। इसको हम कहते थे वर्टिकल लाइन और इसको हम कहते थे इनिशियल लाइन। याद रखिए, ये मैं आपको बताने लगा कि मैंने कैसे डायरेक्टली लिख दिया। एक तो आपके पास वो रूल भी होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करना चाहते। अब आप बड़े हो जाएं, उससे निकलें कैसे, n पाई बाय 2 ये वर्टिकल लाइन है, इसको n इज ऑड, मतलब आप देखिए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वर्टिकल लाइन इस लाइन के ऊपर आप मौजूद है, राइट। आप देखिए ना, आप ये देखें, जब n पाई बाय 2 n ऑड है, ये हमारा पाई बाय 2 है और ये हमारा 3 पाई बाय 2, ठीक है। दोनों के दरमियान पाई बाय 2 90 का होता है, ये आपको पता ही है, 0 है और ये पाई है, क्योंकि 0 में पाई बाय 2 यहाँ, फिर पाई बाय 2 में पाई बाय 2 पाई आ गया, फिर पाई बाय 2 इसमें डालें तो 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई भी इसको कहते हैं, ठीक है, 2 पाई भी। तो जब आप यहाँ पे n बिलोंग टू z होगा तो आप इसी लाइन के ऊपर हैं, इसको हम बेस लाइन या इनिशियल लाइन बोलते हैं। ये देखिए पाई, 2 पाई, 3 पाई,
4 pi, look, pi, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. You are always on the initial line जब n pi है. और n pi by 2, n is odd, you are always on the vertical line. Look, this is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2, 13 pi by 2, 15 pi by 2. You are always on vertical line. अब रूल क्या है, अगर आप इसको मैं यहाँ पास कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये रूल मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ. अगर आप देखना चाहते हैं साइन ऑफ 3 pi by 2 plus theta, cos of 9 pi minus theta, tangent of 11 pi by 2 plus theta, secant of 15 pi by 2 plus alpha. Look, अगर तो पहला रूल, अगर तो आप इनिशियल लाइन से आगे पीछे जा रहे हैं तो बेस चेंज नहीं होगी, बेस वही आ जाएगी. और कोऑर्डिनेट हम देख लें कौन सा है, आपको पता है यहाँ पे हम यूज करते हैं ए ऑल पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आप एस यूज करते हैं साइन पॉजिटिव, ऑफ कोर्स साइन और फिर उसका जो कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव है. इस क्वाड्रेंट में हम टी यूज करते हैं, टेंजेंट पॉजिटिव एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, और इसमें सी यूज करते हैं, यानी कि इसमें कॉस पॉजिटिव है और उसका सेकेंड पॉजिटिव है. अनदर थिंग इज दैट, एक तो ये हो गया, और एक और चीज देखिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0.01 लगा लें. अगर एंगल 0 है तो हम जो पेयर है, जो पेयर सी, यहाँ पे जो पेयर सी एस लिखेंगे, यानी कि पहली वैल्यू हमेशा कॉस की पड़ी जाएगी, दूसरी साइन की. ये आप जानते हैं वो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. मैंने r को 1 फिक्स कर लिया है, ठीक है. तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा. तो मैंने c स्टैंड फॉर कॉस थीटा और s स्टैंड फॉर साइन थीटा. तो जब जीरो के ऊपर बात करेंगे तो इसका मतलब cos 0 1 है, पहला c है, दूसरा s है. cos 0 1 है, साइन 0 सॉरी सी एस, यहाँ सॉरी यहाँ पॉइंट आता है 1 0, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, लाइन ऑफ एक्स डिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ वाई ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वाई 0 है, ठीक है. तो यही पॉइंट जब इधर आता है वो 0 1 हो जाता है, यही पॉइंट इधर आता है तो -1 0 हो जाता है, और यही पॉइंट जब इधर आता है तो 0 -1 हो जाता है. लुक एट नाउ सी एस कॉस साइन. तो अब ये पहला जो है, चूंकि ये लाइन 0 की है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारी की सारी आप यहाँ पे आते हैं, घुमा घुमा के देख लें आप, हमने आपको बताया. तो इसका मतलब अब यहाँ पे इसको एंगल पड़ेंगे, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, या cos 2 पाई इज 1, sin 2 पाई इज 0, या cos 4 पाई इज 1, sin 4 पाई इज 0, या cos 6 पाई इज 1, sin 6 pi is 0. Got it? अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पहला c दूसरा s, ये 90 है, 3 pi by 2 है, या 5 pi by 2 आएगा. cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, या cos 5 pi by 2, क्योंकि हमने घुमा घुमा के दिखाया आपको, ये pi by 2 भी और 5 pi by 2 भी. cos 5 pi by 2 0, sin 5 pi by 2 1. ये 5 के बाद फिर आप 9 पे आएंगे, क्योंकि पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2. तो cos 9 पाई बाई 2 इज 0, sin 9 पाई बाई 2 इज 1. यस. अब है इधर पाई, इधर क्या पाई है, यहाँ पे हम 0 मानते हैं, यहाँ पाई बाई 2 मानते हैं, यहाँ पाई मानते हैं, यहाँ 3 पाई बाई 2 मानते हैं, फिर इनके मल्टीपल्स 0 के साथ फिर 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, एक लंबी सीरीज है, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन. और यहाँ पे पाई बाई 2 के साथ 3 पाई बाई 2 के साथ फिर 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर 5 के बाद 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. और यहाँ 3 पाई बाई 2, और फिर 3 के बाद
5 और 7 पाई बाई 2, 11/2 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। CS पहला cos, दूसरा sin। cos 3π/2 0, sin 3π/2 -1। या cos 7π/2 0, sin 7π/2 -1 एंड सो ऑन। इस तरह से ये स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है विदाउट कैलकुलेटर यू कैन फाइंड। अब दूसरी बात, ये एक बात है, और दोनों के दरमियान आपका डिस्टेंस जो है वो 0 से π/2। जो थीटा आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, तो थीटा हमारा जो है वो थीटा 0 लेस देन π/2, यानी कि ये भी एक देख लें कि हमारा जो एंगल है 0 से π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2 का डिस्टेंस है। नाउ कम, अगर तो आप वर्टिकल लाइन से जा रहे हैं तो हमारी बेस चेंज हो जाएगी, यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट को सीकेंट, कोसीकेंट सीकेंट, बेस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनिशियल लाइन से मूव कर रहे हैं, इनिशियल लाइन से आगे पीछे जा रहे हैं, तो हमारी बेस मूव नहीं करेगी। उसके अलावा हमें साइन लगाना है कि वो पॉजिटिव आंसर देता है या नेगेटिव, वो हम देख लेंगे कि इस क्वाड्रेंट में उसका स्टेटस क्या है। लाइक अब देखिए साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन ये 3π/2 है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने बताया कि अगर वर्टिकल लाइन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो आप बेस चेंज कर देंगे, राइट। तो फौरन आप लिखेंगे इसका जवाब, ये वर्टिकल लाइन से ये फौरन साइन कॉस थीटा लिख देंगे, साइन को आप कॉस थीटा। अब ये देखें 3π/2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, यू नो दिस इज 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ है, और फोर्थ के अंदर ये जो साइन का स्टेटस क्या है, फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव है, उसका उलट सीकेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो लिहाजा इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये जो साइन है जिसका आंसर लिखना चाह रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, cos 9π माइनस थीटा, आप इनिशियल लाइन से आ रहे हैं 9π, तो आप cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि हमने कहा अगर इनिशियल लाइन से आगे पीछे आप आ रहे हैं, यानी कि ये इनिशियल लाइन है, इससे आगे थीटा या पीछे, इससे पीछे या आगे, तो फिर आपकी ये जो बेस है ये चेंज नहीं होगी, ये cos थीटा ही रहेगा, राइट। अब 9π माइनस थीटा का हिसाब लगाएं किस क्वाड्रेंट में, 9π, ओके, पाई 9π ऑफ कोर्स इधर ही आएगा, ठीक है, चूंकि ये तो 2π 4π और ये पाई 3π 5π 7π 9π, वैसे भी हिसाब लगाएं, पाई 3 5 7 9, यू आर हियर, 9π माइनस थीटा बैक यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में कॉस की पोजीशन क्या है, दूसरे में कॉस नेगेटिव है, लिहाजा इसका आंसर भी माइनस कॉस थीटा ही आएगा। ना लुक, टेंजेंट 11π/2 प्लस थीटा, चूंकि वर्टिकल लाइन से, दिस इज वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन से आगे पीछे जा रहे हैं, तो जैसे ही वर्टिकल लाइन से आप आगे पीछे जाएंगे तो आप बेस चेंज कीजिए, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, फौरन आपको टेंजेंट थीटा लिख दें, कॉट थीटा। अब 11π/2 प्लस थीटा, यू सी वेयर यू आर, ये यहाँ पे 11π/2 प्लस थीटा, राइट। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है, फोर्थ, और फोर्थ में टेंजेंट की हालत क्या है, वो नेगेटिव है, राइट। सारे नेगेटिव आए जा रहे हैं, चलिए आखिरी देते हैं, सीकेंट, अगेन यू आर फ्रॉम वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से आप ऐड सब्ट्रैक्ट, एक तो सीकेंट को फौरन चेंज कर दें, ये कोसेकेंट अल्फा हो जाएगा, और 15π/2 प्लस अल्फा, कहाँ पे है 15π/2, यू सी पाई 3π/2 5 7 9 11 13 15, अगेन यू आर हियर, और 15π/2 प्लस अल्फा, यू आर इन फोर्थ, और फोर्थ में सीकेंट की क्या पोजीशन है, कॉस पॉजिटिव है और सीकेंट भी पॉजिटिव है, लिहाजा ये कोसेकेंट अल्फा ही आंसर आ गया, राइट। अब आपको इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो लगाएंगे, फिर वैल्यूज ढूंढेंगे, फिर ये करेंगे, फिर नेट आंसर निकालेंगे। नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैंने डायरेक्ट लिखा, लुक एट, अब मेरा क्वेश्चन में आ जाए, साइन 2nπ प्लस π/2 ये आया था,
तो इनिशियल लाइन से आ रहे थे, मैंने साइन ही रहने दिया और π/2 रहने दिया, क्योंकि अब आप क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट पहुंच गए हैं। तो दिस इज एंड यू sin π/2, you are here sin π/2 is 1, so answer is 1, राइट। तो आपने देख लिया कि उसकी जो मैंने एक सीक्वेंस ली थी xn जो 0 को कन्वर्ज करती थी, उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो 1 को कन्वर्ज करिए, जैसे इसकी चूंकि कांस्टेंट आ गया तो उसकी लिमिट भी 1 ही होगी, राइट। सो इसकी भी जरूरत नहीं अब रही। Hence, limit n tends to infinity f(x(n) is equal to 1, ये 1 आ गया। अब दूसरा yn सीक्वेंस, yn भी जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है। आल्सो f of yn और fx क्या था आपका, fx आपका ये था, fx था sin of 1 over x, so this becomes sin of 1 over yn, तो yn की वैल्यू लगा दीजिए, sin of 1 over 3π/2 plus 2n pi, so this is 1 over 1 over, sorry this is 1 over 1 over, क्योंकि हमारी सीक्वेंस 1 over डैट थी, 0 को तभी कन्वर्ज करती थी। अब ये उलट के ऊपर आ जाएगा, दिस इज साइन ऑफ 3π/2 plus 2n pi। लुक अगेन फ्रॉम इनिशियल लाइन से आप आगे पीछे जा रहे हैं तो बेस भी चेंज होगी, ये साइन 3π/2 रह देगा, लेकिन साइन 3π/2 किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये खुद से इसको देखना बड़ा आसान है। और आपको मैंने बताया साइन 3/2 नीचे, दिस इज -1। अगर आप में से कोई इस पर फॉर्मूला लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है। देखिए साइन अल्फा साइन 3π/2 -1 आ गया, कॉस दिस कॉस 2n pi -1 पावर 2n 1 ही रह जाएगा, प्लस कॉस 3π/2 वो 0 हो गया, और साइन जो मर्जी है तो -1, उससे भी -1 ही आएगा, लेकिन यू कैन राइट डायरेक्टली। अब आप वो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब भी साइन कॉस की इस तरह की वैल्यूएशन है यू कैन राइट डायरेक्टली, ओके। सो इसकी भी वैल्यू -1 आ गई, तो इसकी जब लिमिट निकालेंगे, हेंस देन limit n tends to infinity f of yn is equal to -1. So look at this again, by divergence criterion you have chosen two sequences, one is xn and the other is yn, both are converging to 0 but their sequence of values are converging to different limits, one is converging to 1 and the other is converging to -1, दोनों डिफरेंट है। हमने कहा था सीक्वेंशियल क्राइटेरियन में कि जब भी कोई सीक्वेंस xn जो है सी को कन्वर्ज करेगी, उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो एल को कन्वर्ज करनी चाहिए, बट यू हैव सीन टू डिफरेंट सीक्वेंसेस व्हिच आर कन्वर्जिंग टू सी बट देयर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आर कन्वर्जिंग टू डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो आप सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी कह सकते हैं, हेंस बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन so by sequential criterion for limits of functions limit x tends to 0 sin of 1 over x does not exist in R। देखिए मैं एक और सीक्वेंस दिखा सकता हूँ जो किसी और लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर आप ये वाली सीक्वेंस ले लें Zn इज इक्वल टू 1 over n pi, तो यहाँ Zn भी टेंस टू 0 है, लेकिन f of Zn क्या होगा, साइन ऑफ 1 over 1 over n pi, दिस इज साइन ऑफ n pi, यू नो दिस इज इक्वल 0, सो f Zn जो है वो टेंस 0 होगा when Zn टेंस टू 0। सो यू सी एक और सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही थी, दूसरी -1 को कन्वर्ज कर रही थी, और मैंने आपको एक और सीक्वेंस दिखा दी जो कि 0 को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे तभी हो रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब चलिए इसको हम एक और अंदाज से भी देख सकते हैं, इसकी कैसर में हो क्या रहा है।
ग्राफिकली देखिए इसको थोड़ा सा। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 1/पाई 1/2 पाई कोई 1/3 पाई एंड सो ऑन, ये मेरा 0 आ जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। यानी कि ऐसे सीक्वेंस आके ये मेरी 1 की लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल 0 है एंड ऑफ कोर्स अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरी y इज इक्वल टू -1 की लाइन है, राइट। तो अब 3 पाई पे आंसर क्या आता है? 3 पाई पे देखा जाए तो साइन 3 पाई, ये मेरा हो गया साइन 3 पाई, राइट। 3 पाई पे 0 पाई/2 3 पाई/2, तो 1/पाई में आप यहाँ पे आ जाएंगे 1/पाई, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, यू आर एट 0, हमारा ग्राफ 0 होगा। और फिर दोबारा 2 पाई, यहाँ से यहाँ 1/पाई और 1/2 पाई में, चूँकि साइन 1/1/पाई, ऑफ कोर्स दिस इज साइन ऑफ पाई, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से साइन पाई और 2 पाई ये भी 0 होगा, राइट। तो पाई से 2 पाई में जाते वक्त हमारी जो वैल्यू है साइन की, यहाँ भी साइन नेगेटिव है, यहाँ भी साइन नेगेटिव है, क्योंकि ये कॉज होता है और ये टेन होता है। यहाँ भी साइन नेगेटिव है, यहाँ भी नाइन, तो यहाँ से यहाँ पाई से आप 2 पाई की तरफ जा रहे हैं यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ जो है ग्राफ नेगेटिव है और इसमें ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ ग्राफ ऐसे कहीं आ रहा है, ये -1 को टच करेगा। मैं ज़रा एक्यूरेट ग्राफ की बात करना चाह रहा हूँ, यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, लाइक दिस। यू आर क्लियर। ग्राफ मैंने एक रफली ग्राफ ड्रा कर दिया, वो साइन की वैल्यूज़ का थोड़ा सा एस्टिमेशन करते हुए, साइन की वैल्यू कब 1 आ सकती है, कब -1 आ सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे -1 आना है। तो 1/पाई और 1/2 पाई का तो मैंने एक -1 मैंने ले लिया, फिर 1/2 पाई 1/3 पाई में 1, ये चलता था। लेकिन जब आप 0 पे आए हैं, आई हैव शोन यू 0 के ऊपर मैंने आपको ये एक सीक्वेंस दिखाई है कि 1/पाई/2 + 2n पाई, और एक सीक्वेंस मैंने ये दिखाई है 1/3 पाई/2 + 2n पाई, और एक सीक्वेंस ये मैंने दिखाई है 1/n पाई। तो ये सीक्वेंस इसको 0 पे ले जाती है हमेशा, ये सीक्वेंस हमेशा इसको 1 पे ले जाती है, और ये सीक्वेंस हमेशा इसको -1 पे। और n जो है वो चूंकि नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू, तो आपके पास इन्फिनिट नेचुरल नंबर है, और 1/, ये दैट बहुत बड़ा नंबर करेंगे तो 1/that ये 0 की स्मॉल नेबरहुड है। यानी कि जो 0 की स्मॉल नेबरहुड बनाएंगे उसके अंदर बहुत सी वैल्यूज हैं जो उसको 1 ले जाती हैं, -1 पे ले जाती हैं और 0 पे ले जाती हैं। इसका मतलब अगर गौर करें तो इस तरह से 0 की स्मॉल नेबरहुड पे यू आर ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए 1/n पाई, चूंकि n नेचुरल नंबर है तो 1/n पाई ये जो माइनस डेल्टा और डेल्टा के अंदर ही बिलोंग करेगी वैल्यूज। अगर n को बढ़ाते जाएंगे, n नेचुरल नंबर करते जाएंगे, तो यू आर इन दिस इंटरवल, तो डेल्टा इज वेरी स्मॉल। बेसिकली अब मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है 0 - डेल्टा एंड 0 + डेल्टा, दिस इज डेल्टा - डेल्टा डेल्टा, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नेबरहुड। जब n को आप बढ़ाएंगे यू आर इन दिस नेबरहुड। यहाँ भी जब n को आप बढ़ाएंगे, दिस
वेरी नंबर लार्ज नंबर प्लस समथिंग, फिर उसका 1/that, यू आर नियर जीरो अगेन। यहाँ भी वेरी वेरी लार्ज नेचुरल नंबर, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लार्ज नेचुरल नंबर को उसमें कुछ ऐड करें, फिर 1/that करेंगे तो वो भी वेरी वेरी स्मॉल, यू आर नियर जीरो। इसका जीरो की नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर इन्फिनिट है। यहाँ नेचुरल नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये इन्फिनिट नंबर पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस किस्म के इन्फिनिट नंबर्स हैं जीरो की स्मॉल नेबरहुड के अंदर। कितने नंबर हैं इस किस्म के, क्योंकि नेचुरल नंबर यूज कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होंगे, वो तो वेरी वेरी लार्ज आते जाएंगे और आते जाएंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये जो सीक्वेंस है, इसकी वैल्यूज, यू हैव इन्फिनिट वैल्यूज नियर जीरो इन दिस इंटरवल, जिनके ऊपर फंक्शन हमारा वैल्यू -1 देता है, नीचे आता है, जीरो के इस साइड पे भी, जीरो के इस साइड पे भी। सिमिलरली यू हैव इन्फिनिट वैल्यूज है, नेचुरल नंबर है और यहाँ नेचुरल नंबर डालते जाएंगे, यू हैव इन्फिनिट वैल्यूज, ठीक है, नियर जीरो, जिन पे वैल्यू जो है 1 पे जाती है। एंड सिमिलरली नेचुरल नंबर डालते जाए तो 1/n, ये भी जीरो के नेबरहुड में है। ये सारी की सारी सीक्वेंस, ये भी इन्फिनिट वैल्यूज है जीरो के नेबरहुड में, ये भी इन्फिनिट वैल्यूज है। I have shown you 3 sequences which are containing infinite values near zero, so that for those values you are getting 0, you are getting -1 and you are getting 1. What does it mean? कि जीरो की नेबरहुड में ग्राफ जो है वो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, यूं 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 चलना शुरू हो गया, यूं यूं यूं। जब ग्राफ यूं चलता है तो वो वर्टिकल स्टेप बना देता है। तो जिस नंबर की नेबरहुड में वर्टिकल स्टेप बनती है वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ जो है जीरो की नेबरहुड में एक वर्टिकल स्टेप बन गई है इस ग्राफ में, लिहाजा यहाँ जब भी किसी नंबर के ऊपर वर्टिकल स्टेप बनेगी वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ले जी, आज इतना ही काफ़ी है। हमने डाइवर्जेंस क्राइटेरियन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, उसकी एप्लीकेशन भी की, 2 फर्दर एग्जाम्पल जो हमने कर लिए हैं, आप इसको देखिए। टाइम ज़्यादा हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाउंडेड फंक्शंस की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।